अध्याय 2। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्रों जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा, तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ हुआ। ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया, तब उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। अतः 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया 1776 में। हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोगों और मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ, जो व्यापक रूप 18वीं शताब्दी तक चलता रहा, और इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना हुई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स, जो कि 1746 से 1794 नामक सिविल सर्वेंट ने की, जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, विलियम जोन्स ने। जबकि हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विलिकंस ने किया 1785 में। 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती हैं। इस तथ्य की खोज ने जर्मन, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विद्या के अध्ययन में गहरी रुचि जगाई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड और कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद चेयर्स स्थापित हुए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मनी के सपूत एफ मैकमुलर, जो कि 1823 से 1902 ने, जिनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीता। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों पर उन्हें शासन करना है, उनके रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसी तरह क्रिश्चियन मिशनों के धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सकें इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सकें। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैक्स मूलर के संपादकत्व में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। यह अनुवाद सेकंड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिनमें कई खंडों के अनेक भाग भी हैं, प्रकाशित हुए। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल किए गए, पर वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही प्रमुख हैं। उपर्युक्त अनुवादों की प्रस्तावनाओं में और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में
कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए। उनका मत है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का, विशेषतः काल और तिथि कर्म का बोध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं और वे आध्यात्मिक और पारलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे हैं और इहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी कुचर्क माना गया। पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतवासियों को ना तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था और ना किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विसेंट आर्थर स्मिथ, जो कि 1843 से 1920 में रहे, विसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। उन्होंने यह पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी और इसमें राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी। यह लगभग 50 वर्षों तक पाठ्य पुस्तक का काम देती रही और आज भी विद्वान लोग इसका उपयोग करते हैं। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी। इंडियन सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। उनकी पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। सारांश यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की, उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। इसमें कई निष्कर्ष कुछ मान्य भी प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, चीनियों की तुलना में भारतवासियों ने तिथि क्रम का कोई प्रबल बोध नहीं दिखाया है। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध की मृत्यु से मिलता है। फिर भी इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष या तो भ्रांत है या अत्युक्तिपूर्ण। ऐसे निष्कर्ष तो ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने की अच्छी प्रचार सामग्री का काम दे सकते थे। भारत में एक छत्र या एकाधिकारी शासन की परंपरा थी, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी उस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया जिसमें सभी शक्तियां वायसराय के हाथों में रहती थीं। इस तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे रहते थे तो उनके इहलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उपनिवेश अधिकारी लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भारतवासी, जिसे अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव ही नहीं रहा, भला वर्तमान काल में अपना शासन आप कैसे कर पाएंगे? ऐसे सभी निष्कर्षों की भीतरी नियत यही दिखाना था कि भारतवासी अपना शासन आप करने में असमर्थ है। राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। ये सारी बातें भारत के विद्वानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, भारी चुनौती बनकर आई। वे एक और उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतनोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फलते फूलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर वैमनस्य देखकर दुखी थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास को इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उससे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज प्राप्त करने में सहारा मिले। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकार जो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रवाहित हुए
किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी नहीं थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहे। इस द्वितीय कोटि में आते हैं राजेंद्र लाल मित्र, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ एक प्रकाशित किए और इंडो एरियंस नाम की पुस्तक लिखी। इंडो एरियंस राजेंद्र लाल मिश्र ने। प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी राजेंद्र लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित उस वर्ण प्रथा से मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के प्राच्य औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई गई है। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो कि 1837 से 1925 तक रहे, और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, जो 1869 से 1926 तक रहे, दो समर्पित महापंडित निकले जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। आरजी भंडारकर ने सातवाहनों के दक्खन के इतिहास का और वैष्णव्य और अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप महान समाज सुधारक थे और अपने शोध से विधवा विवाह का समर्थन किया, जाति प्रथा और बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया। वी के रजवाड़े, विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत की पांडुलिपियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज करते हुए महाराष्ट्र में गांव-गांव घूमे और ये स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुए। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं, किंतु 1926 में उन्होंने मराठी में विधवा विवाह का जो इतिहास लिखा वह सदा चोटी पर रहेगा, क्योंकि यह वैदिक और अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पर खड़ा है और उसमें भारत के विवाह के विकास के विभिन्न प्रकरणों को लेखक ने गहरी पैठ के साथ बतलाया है। पांडुरंग वामन काणे 1880 से 1972 संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक हुए। उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को और आगे बढ़ाया। उनका विशाल कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। इसके सहारे हम प्राचीन भारत के सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय विद्वानों ने राज व्यवस्था अर्थात पॉलिटी और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतवासियों को प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। इस विषय में श्रेय के अधिकारी हैं पुरालेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर 1875 से 1950, जिन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें लिखी। और भी महत्वपूर्ण कार्य किया हेमचंद्र राय चौधरी ने, जो कि 1892 से 1957 ने जीवित रहे। आपने हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त काल के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप चूंकि यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए आपने इस पुस्तक में कई नए तरीकों और तुलनात्मक दृष्टि को अपनाया। आपने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन आपका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा की 6वीं सदी तक आकर समाप्त हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में V.A. स्मिथ के योगदान को सराहते हुए भी राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों में आलोचना की है। आपके लेख त्रुटिहीन विद्वता के द्योतक हैं,
किंतु जहां आप अशोक की शांति नीति की आलोचना करते हैं वहां घोर ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट हो जाता है। हिंदू पुनर्जागरणवाद का इससे भी अधिक पुट आर सी मजूमदार 1888 से 1980 के लेखों में मिलता है, जो बहुत लिखने वाले थे और अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल के महासंपादक थे। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासविद के ए नीलकंठ शास्त्री 1892 से 1975 ने भी अपने ए हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया में इसी मार्ग का अनुसरण किया, परंतु उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर इस त्रुटि का परिमार्जन कर दिया। उनकी शैली तो कसी हुई है पर लेख प्रांजल है। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी तरह विश्वसनीय हैं जिस तरह राय चौधरी के, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज्य व्यवस्था और समाज के स्वरूप के बारे में अपने जो सामान्य निष्कर्ष दिए हैं उन पर बहुत से विद्वानों ने शंका की है। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की है और इस बात को भी उजागर किया है कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छी समरसता थी। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशीय इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गई हैं। 1960 तक अधिकाधिक भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा भी बखानी। जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखा वे भी राष्ट्रीय भावनाओं से प्रभावित रहे। जहां वी.ए. स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग 1/3 स्थान दिया, वहां भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत कम स्थान दिया। प्रत्युत उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया। के.पी. जायसवाल 1881 से 1937 और ए.एस. अल्तेकर 1898 से 1959 जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाई और इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि मध्य एशियाई और कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए थे और भारत से संपत्ति लूटकर अपने मूल देश नहीं ले गए। फिर भी के.पी. जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि भारतीय ईश्वरतंत्र अर्थात तानाशाही की कपोल कल्पना का उन्होंने ही अंत किया। 1910 से 1912 के बीच भी उन्होंने कई लेख प्रकाशित करके यह सिद्ध किया कि भारतीय काल में यहाँ गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन आप चलाते थे। उनके मंतव्य 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। यद्यपि जायसवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलई चढ़ा दी और उन्होंने गणतंत्रीय प्रशासन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया उस पर यूएन घोषाल, जो कि 1886 से 1969 तक जीवित रहे, यूएन घोषाल ने सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति की है। फिर भी गणतंत्रात्मक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई और उनकी अगली कृति हिंदू पॉलिटी संप्रति 6ठे संस्करण में क्लासिकल रचना मानी जाती है। हिंदू पॉलिटी क्लासिकल रचना मानी जाती है। राजनीतिक इतिहास की ओर मोड़। राजनीतिक इतिहास की ओर मोड़। ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतविद ए.एल. बेसम 1914 से 1986 ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टिकोण से देखना कहां तक उचित है। उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों के भौतिक दर्शनवादी
दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। बाद में उन्होंने यह विचार रखा कि अतीत का अध्ययन उत्सुकतावश और आनंद के लिए होना चाहिए। उनकी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया 1951 प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है और उन दृष्टि दोषों से रहित है जिसमें वी.ए. स्मिथ आदि ब्रिटिश लेखकों की कृतियां ग्रस्त है जिनसे वी.ए. स्मिथ आदि ब्रिटिश लेखकों की कृतियां ग्रस्त है। बासम ए.एल. बासम की यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास की ओर से अराजनीतिक इतिहास की ओर भारी मोड़ दिखलाती है। यही मोड़ डी कोसाम्बी, जो कि 1907 से 1966 तक जीवित रहे, की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 में लक्षित होती है। उनके विचार एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 के द्वारा अधिक फैले। कोसाम्बी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया। वे अपने विवेचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखों से निकाली जाती है। आप प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र, संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम आपने ही अपनी पुस्तकों में जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया। आपकी आलोचना बेसम सहित अनेक विद्वानों ने की है, लेकिन आपकी पुस्तक का उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता रहा है। पिछले 25 वर्षों के बीच प्राचीन काल पर काम करने वाले विद्वानों की कार्य प्रणालियों और दिशा निर्धारणों में महान परिवर्तन हुआ है। वे अब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं और उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों के भीतरी स्त्रीकरण, स्ट्रैटिफिकेशन को देखते हैं और उनके पारंपरिक स्वरूप को पुरातात्विक और नृवैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। ये सभी ऐतिहासिक अध्ययन के शुभ लक्षण हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका को अधिक महत्व देने लगे हैं और ऐसा समझने लगे हैं कि जो कुछ भी अच्छे हैं उन सभी का उद्भव भारत में हुआ। पश्चिम के लेखक तो अब इस बात पर जोर नहीं देते कि सभी अच्छी वस्तुएं भारत में बाहर से आई, किंतु उनमें कुछ लोग यह मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति, वर्ण, बंधुत्व और रूढ़ि ये सभी भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियां हैं। वे तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं। वे तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं जो गतिरोध का कारण पैदा करते हैं। वे समाज की स्थिरता और निरंतरता की समस्याओं की ओर गौर से देखते हैं। लगता है कि वे अनोखे और पुरातन तत्वों में रस लेते हैं और चाहते हैं कि वे तत्व यूं ही बने रहें। इस तरह की दृष्टि का तो यही आशय है कि भारतीय समाज ना बदला है और ना बदला जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि विकास की दौड़ में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है। इस प्रकार के अंध देशभक्त और परिमार्जित उपनिवेशवादी दोनों ही अतीत के अध्ययन का प्रयोग भारत की प्रगति रोकने के लिए करते हैं। अतः यह परम आवश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए।